अनोखी चाय वाली बुढ़िया। मीना अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। मीना के पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ घर चलाने के लिए लोगों के घरों में काम करती थी, पर अब वह बूढ़ी हो गई थी और उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि वह बाहर जाकर काम कर सके। इसी कारण मीरा ने एक चाय की छोटी सी दुकान खोल ली और दुकान से जो थोड़ी बहुत कमाई होती थी उसी से उनका गुजारा होता था। मीरा की चाय की दुकान ठीक ठाक चल रही थी, पर कुछ दिनों बाद मीरा की चाय की दुकान के सामने एक बूढ़ी अम्मा ने चाय की दुकान खोल ली। अम्मा लोगों से खूब बातें बनाकर उन्हें अपनी दुकान पर चाय पीने के लिए बुलाती थी। सब उसे बूढ़ी काकी के नाम से जानने लगे। उसकी चाय जल्दी ही पूरे गांव में मशहूर हो गई। सभी लोग काकी की दुकान पर चाय पीने के लिए आते थे। जो भी काकी की दुकान से एक बार चाय पीता उसी की चाय का गुणगान करता था और बार बार वही चाय पीने आता था। काकी की कमाई दिनों दिन बढ़ने लगी, पर मीरा की दुकान पर बिक्री बहुत कम हो गई। मीरा बहुत परेशान थी और वह सोचने लगी, यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमारा घर कैसे चलेगा। मेरी दुकान की बिक्री तो बहुत कम हो गई है जब से बूढ़ी काकी ने ये चाय की दुकान मेरी दुकान के सामने खोल ली है। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी बिक्री भी बढ़ जाए। इसी सोच में परेशान मीरा घर आती है। मीरा अपनी माँ को इस परेशानी के बारे में बताती है। माँ, जब से उस बूढ़ी काकी ने हमारी दुकान के सामने दुकान खोली है, हमारी बिक्री तो बहुत कम हो गई है। पता नहीं वे चाय में ऐसा क्या डालती है कि सभी गांव वाले उसी की दुकान पर चाय पीने जाते हैं। यह सुनकर मीरा की माँ उसे ये सलाह देती है कि काकी से बातों बातों में चाय बनाने की विधि पूछे कि वह ऐसा क्या अलग करती है जिससे उसकी चाय लोगों को इतनी पसंद आती है। मीरा अगले दिन उस काकी की दुकान पर पहुंच जाती है और कहती है, अरे काकी, आज मैं भी तुम्हारी स्पेशल चाय पीने आई हूँ, एक चाय मुझे भी पिला दो। हाँ हाँ, आओ बिटिया, बैठो, मैं तुम्हें बढ़िया सी चाय पिलाती हूँ। काकी मीरा के लिए चाय बनाने लगती है। चाय पीते ही मीरा को एहसास हो जाता है कि सच में चाय बहुत ही स्वादिष्ट है और अलग सी है। सच में उसकी चाय लोगों को इसीलिए पसंद आती है क्योंकि उसका स्वाद अनोखा है। मीरा काकी से पूछती है, अरे काकी, तुम चाय में क्या डालती हो जो ये चाय इतनी स्वादिष्ट बनती है। अरे कुछ नहीं बेटा, बस ये तो मेरे हाथों का स्वाद है जो लोगों को इतना भाता है। मीरा चाय पीने के बाद घर वापस आ जाती है, पर उसे लग रहा था कि काकी उससे कुछ छुपा रही है। वह उसे चाय का नुस्खा नहीं बताना चाहती। यह सोचते सोचते अपने दिमाग में उसे एक विचार आता है। वह चुप कर देखती है कि काकी चाय में क्या डालती है। मीरा अगले दिन काकी की दुकान के पीछे एक खिड़की पर बैठ जाती है और देखती है कि वह चाय कैसे बना रही है। काकी एक हरा डब्बा खोलकर उसमें से कुछ निकालती है और चाय में डालती है। यह डिब्बे वाली वस्तु मीरा के समझ में नहीं आती। मीरा अगले दिन फिर काकी की दुकान के पीछे छुपकर देखती है और मौका पाते ही उस हरे डिब्बे में से वह वस्तु निकाल लेती है और अपने घर ले आती है। ये कुछ सफेद सा पाउडर होता है और मीरा की समझ में नहीं आता कि वह क्या है। उसने पहले ऐसी चीज देखी ही नहीं थी। काफी सोचने के बाद वह गांव की डॉक्टर साहिबा के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। डॉक्टर जैसे ही उस पाउडर को देखती है, उन्हें शक सा होता है कि यह जरूर कोई नशे की वस्तु है। डॉक्टर का माथा ठनकता है, पर वह तुरंत उसे जांच के लिए लैब में भिजवा देते हैं। जांच होने के बाद पता चलता है कि वह पाउडर लेते रहने से धीरे धीरे उसे लेने की लत पड़ जाती है और इंसान अंदर से कमजोर हो जाता है। ये पाउडर लेने वाले को इस बारे में कुछ पता नहीं चलता कि वे कुछ अलग खा रहे हैं। धीरे धीरे इसकी लत लग जाती है। अब डॉक्टर साहिबा और मीरा को यह समझते देर नहीं लगती कि इस नशे की वजह से ही लोगों को काकी की चाय की आदत पड़ जाती है। मीरा, तुमने ये बहुत अच्छा काम किया। तुमने काकी का भांडा फोड़ दिया। हम पुलिस को लेकर काकी की दुकान पर जाएंगे ताकि हम उसे रंगे हाथों पकड़ सकें। अगले दिन डॉक्टर साहिबा और मीरा पुलिस को लेकर काकी की दुकान पर जाते हैं। यूं अचानक पुलिस को देखकर काकी बहुत डर जाती है।
अरे डॉक्टर साहिबा, पुलिस, आप सब यहाँ क्यों आए हैं? वहां तलाशी लेने पर बहुत से पाउडर के पैकेट मिलते हैं। पुलिस बूढ़ी काकी को ले जाती है। डॉक्टर साहिबा मीरा को बहुत शाबाशी देती हैं और कहती हैं, मुझे तुम पर गर्व है। अपनी समझदारी और चतुराई से कितने लोगों की जान बचा ली और गलत काम करने वाले को सजा भी दिलवाई। यदि तुम ये सब ना करती तो ना जाने कितने दिन और काकी यूं ही लोगों को ये जहर खिलाती रहती। इसी तरह पूरे गांव वाले मीरा की बहुत प्रशंसा करते हैं और उसकी दुकान दोबारा खूब चलने लगती है। अमीर और गरीब का जन्मदिन। गोरखपुर गांव में दो दोस्त रहती थी, रीना और कमला। वे दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वे बचपन से ही साथ रहती और साथ खेलती थी। रीना अमीर थी और कमला गरीब। अमीर गरीब का फर्क होने के बावजूद उनकी दोस्ती बहुत पक्की थी। रीना कमला को गरीब महसूस नहीं कराती थी। कमला, मेरा जन्मदिन जल्दी आने वाला है। इस जन्मदिन पे मैं अपने माँ पापा से कोई अच्छा सा गिफ्ट मांगूंगी। तू बता मैं क्या मांगू? अरे रीना, मैं तुमको क्या बताऊं, मेरा तो जन्मदिन धूमधाम से कभी नहीं मनाया जाता। अब मैं क्या जानूं? अरे कमला, फिर भी बता ना कुछ तो, क्या हुआ? अरे नहीं, मैं नहीं जानती। कमला ने कभी भी रीना से इस तरह बात नहीं की थी। रीना को ये बात थोड़ी अजीब लगी, पर उसको लगा कि क्या पता कमला का मूड खराब हो। कमला अब बड़ी हो गई थी। उसको यह चीज बुरी लगी कि उसका जन्मदिन धूमधाम से नहीं मनाया जाता। वहीं रीना के जन्मदिन पर महंगे तोहफे और बहुत से लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने आते थे। कमला स्कूल से अपने घर वापस गई और उसने अपनी माँ से जाकर कहा, माँ, तुम मेरा जन्मदिन धूमधाम से क्यों नहीं मनाते? क्या हमारे पास इतने भी पैसे नहीं कि हम साल में एक बार अपना जन्मदिन धूमधाम से मना सकें? अरे बेटा, हम तुम्हारा जन्मदिन मनाते तो हैं हर साल। हम तीनों, तुम, मैं और तुम्हारे पिताजी, घर पर उस दिन तुम्हारी पसंद का सारा खाना बनाती हूँ मैं। नहीं माँ, ये काफ़ी नहीं है। अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मुझे तो इस साल अपने जन्मदिन पर पार्टी चाहिए। मैं अपनी पार्टी किसी बड़े से हॉल में करूँगी, घर पर नहीं। अरे बेटा ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी से इस बारे में बात करूँगी। कुछ समय बीत जाता है और रीना का जन्मदिन आता है। रीना अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाने का सोचती है और वह कमला को अपने जन्मदिन का न्योता देती है। रीना का जन्मदिन आ जाता है और कमला भी उसके न्योते पर उसके घर में पार्टी में जाती है। कमला को आता देख रीना उसके पास जाती है और उससे कहती है, अरे मेरी दोस्त, तुम आ गई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। देखो कितनी सुंदर पार्टी है, नहीं? हाँ रीना, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। लेकिन तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? कहीं दिख नहीं रहे। हाँ, थोड़ा काम में व्यस्त हैं, अभी आते होंगे। ये कहते दोनों सहेलियां खेलने चली जाती हैं। 1-2 घंटा बीत जाता है, लेकिन रीना के माता पिता कहीं दिखाई नहीं देते। अरे, केक काटने का टाइम हो रहा है, पर माँ बाबा अभी तक आए क्यों नहीं? इतने सारे लोग हैं, पर मेरे सबसे खास लोग ही इस पार्टी में नहीं हैं। कोई बात नहीं, हो सकता है वे किसी काम में व्यस्त हों। तुम उनसे कॉल करके पूछ लो। हाँ रुको, मैं कॉल करती हूँ। रीना अपनी माँ को फोन मिलाती है, पर वह काफी निराश होती है ये सुनकर कि वह दोनों ही उसकी पार्टी में नहीं आएंगे। रीना रोते रोते अपने कमरे की ओर चल पड़ती है। यह देखकर कमला भी उसके पीछे जाती है। कमला, देखो ना, आज पार्टी में कितने लोग आए हैं। कितने बड़े बड़े और महंगे महंगे तोहफे दे रहे हैं, पर आज मेरे माँ बाप, जो मेरे लिए सबसे खास हैं, वही इस पार्टी में नहीं हैं। उन दोनों के पास मेरे लिए इतना भी टाइम नहीं कि वे मेरे इस खास दिन में शामिल हो सके। कमला यह सुनकर बहुत दुखी होती है। उसको अपने दोस्त के लिए बहुत बुरा लगता है। फिर अचानक वे सोचती है कि उसने अपनी माँ से कितनी बुरी तरह से बात की थी, सिर्फ महंगे तोहफे और बड़ी पार्टी के लिए। कमला को समझ आता है कि उसके माता पिता उसे अपना कीमती समय देते हैं और यही काफी है। उसको बड़ी पार्टी और महंगे तोहफों की जरूरत नहीं। अगर उसके पास उसके माता पिता का आशीर्वाद है तो बस वही सब कुछ है। यह सोचते सोचते कमला रीना से कहती है, रीना, तुम चिंता मत करो, मेरा जन्मदिन कल है। तुम मेरे घर आना और हम सब मिलकर मेरा
और तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। मेरी माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। हाँ हाँ कमला, क्यों नहीं, तुम भी तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं तुम्हारे जन्मदिन पर ज़रूर आऊँगी। अगले दिन सुबह सुबह कमला जब अपने कमरे से उठकर बाहर आती है तो वह हैरान हो जाती है। उसकी माँ ने उसके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार किया हुआ था, जिसमें उसके सारे मनपसंद खाने थे। और तो और अपने हाथों से उन्होंने घर भी सजाया था। यह देखकर कमला बहुत भावुक हो जाती है और अपनी माँ के पास जाकर कहती है, अरे मेरी प्यारी माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ। मैंने आपसे उस दिन बहुत बुरी तरह से बात की थी। आपने मेरे जन्मदिन को खास बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी और जितना हो सका उतना किया। यह कहकर उसने अपने माता पिता को गले लगा लिया और फिर उनसे कहा, धन्यवाद मम्मी पापा, आप हमेशा मेरे जन्मदिन पर मुझे समय देते हो और उसको खास बनाते हो। यह सब सुनकर कमला की माँ भी भावुक हो जाती है और कमला से कहती है, अरे मेरी प्यारी राजकुमारी, देखो तुम्हारे इस खास दिन पर तुमसे कोई मिलने आया है। उसी समय रीना कमला के घर आती है और कमला उसे देखकर बहुत खुश होती है। अब उसका जन्मदिन और खास बन जाता है। उसके माता पिता और उसकी दोस्त रीना दोनों मिलकर जन्मदिन मनाते। अरे रीना, अंदर आओ बेटा, बस केक कटने ही वाला है। हाँ जी आंटी। कमला की माँ किचन से केक लेकर आती है। कमला की माँ ने सुबह खास उठकर अपने हाथों से ये केक बनाया था। ये सुंदर केक कहाँ से आया माँ? बेटा, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। तुम्हें पसंद आया ना? माँ, ये दुनिया का सबसे अच्छा केक है। यह सुनकर कमला की माँ बहुत खुश हो जाती है। तभी रीना सबसे कहती है, अरे कमला, जल्दी जल्दी से ये केक काटो ना, मुझे केक खाना है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अरे रीना, तुम भी आओ जल्दी जल्दी, तुम भी केक काटो, हम तुम्हारा भी जन्मदिन मनाएंगे। कमला के घर पर इतना प्यार देखकर रीना बहुत भावुक हो जाती है और वह सोचती है कि ये लोग कितने प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोनों दोस्त केक काटते हैं और अपना जन्मदिन मनाते हैं। रीना को भी बहुत अच्छा लगता है और कमला को भी अब यह महसूस हो गया था कि महंगे तोहफे और महंगे गिफ्ट से कुछ नहीं होता। अगर अपने लोग अपने पास हैं तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। कमला भगवान से धन्यवाद करती है कि उसे इतने अच्छे माता पिता मिले। वह उनसे माफ़ी भी मांगती है कि वह दोबारा कभी भी इस तरह अपने माता पिता से बात नहीं करेगी और ना ही उन्हें कभी तंग करेगी। नवरात्रि का उपहार। तारा एक छोटे से कस्बे में रहने वाली एक गरीब महिला थी। वह अपनी एक छोटी सी बेटी निशा के साथ वहीं रहती थी। कुछ समय पहले उसकी पति की मृत्यु हो गई थी, जिस कारण उसे घर चलाने के लिए साफ सफाई का काम करना पड़ता था। वह मंदिर की साफ सफाई भी करती थी, पर उसे मंदिर में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं थी। नवरात्रि का त्योहार आने वाला था। निशा ने अपनी माँ से कहा, माँ, इस बार मैं भी नवरात्रि के व्रत रखूंगी। अरे बेटा, तुम्हें पता है नवरात्रि के व्रत बहुत कठिन होते हैं। क्या तुम रख पाओगी? पूरा दिन कुछ भी नहीं खाने को मिलता। हाँ हाँ माँ, मैं इस बार नवरात्रि के व्रत रखना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, हम भूखे रह लेंगे। क्या तुम भी व्रत रखोगी? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नवरात्रि के सारे व्रत रखूंगी। नवरात्रि का त्योहार आ गया। दोनों माँ बेटी ने सुबह सुबह नहा धोकर माता की पूजा अर्चना की और फूल लेकर मंदिर की ओर गई। मंदिर के द्वार पर पुजारी ने उन्हें रोक दिया। अरे पुजारी जी, ऐसा न करें, हमने माता के व्रत रखे हैं। मेरी बेटी को एक बार माँ को ये फूल अर्पण तो करने दो। तारा और निशा उदास मन से मंदिर के बाहर बैठ गई। तभी निशा ने देखा कि पुजारी दूसरी तरफ व्यस्त है। उसने बाहर की तरफ ही एक छोटी सी मूर्ति पर अपने फूल अर्पित कर दिए और वहीं से माता का माथा टेक लिया। इसके बाद दोनों माँ बेटी घर आ गई। अब वह घर पर ही पूजा करती थी और घर पर ही माता की मूर्ति के आगे फूल अर्पण करके खुश हो जाती थी। इस तरह से उन माँ बेटी ने सारे नवरात्र के व्रत रखे। अब महाअष्टमी का दिन आ गया था। सुबह सुबह तारा और निशा नहा धोकर तैयार हो गई। तारा ने माता का भोग लगाने के लिए पूरी, हलवा व चने भी तैयार किए। उसके बाद जो भी सामान था
थोड़ा उसमें से माता को प्रसाद बना दिया और मूर्ति के आगे रखकर माता को भोग लगाया। माँ बेटी जैसे ही प्रसाद खाने के लिए बैठी, उनके घर के बाहर किसी बुढ़िया की आवाज आई। अरे, कोई मुझ बुढ़िया को भी खाना खिला दो, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? ऐसी आवाज सुनकर तारा घर के बाहर आई। उसने देखा वहां एक बूढ़ी औरत बैठी है जो कि देखने में बहुत ही कमजोर और थकी हुई लग रही है। तारा ने वह प्रसाद उस बुढ़िया को दे दिया और कहा, अम्मा, आप ये खाना खा लीजिए। बुढ़िया ने उस प्रसाद को खाने के बाद कुछ अच्छा महसूस किया और वह तारा से बोली, बेटी, तुमने अपना बनाया हुआ प्रसाद मुझे दे दिया और तुम खुद भूखी रह गई। तुम्हारी इस भावना को देखकर मैं बहुत खुश हुई हूँ। अब मैं भी बदले में तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। उस बूढ़ी अम्मा ने एक छोटी सी पोटली निकाली और तारा के हाथों में थमाते हुए बोली, बेटी, इस पोटली को संभाल कर रख लो और इसे विजयदशमी के दिन ही खोलना। तारा ने वह पोटली घर के अंदर माता की मूर्ति के आगे रख दी। अब अष्टमी होने के बाद भी दोनों माँ बेटी भूखी ही सो गई। विजयदशमी का दिन आया। तारा और निशा एक बार दोबारा नहा धोकर मंदिर में दर्शन के लिए गई। पुजारी ने उन्हें फिर एक बार टोक दिया। ये कहते हुए पुजारी ने उन लोगों को वहां से भगा दिया। और वह और लोगों को भी कहने लगा कि देखो, ये लोग अब हमारा मुकाबला करेंगे और मंदिर के अंदर जाकर पूजा करेंगे, भगाओ इन लोगों को। ये कहते हुए 2 लोगों ने माँ बेटी को धक्का मार दिया। तारा का सर पत्थर पर जा लगा और वो बेहोश हो गई। तभी अचानक वहां पर तेज आंधी चलने लगी और मंदिर के सभी दिए बुझ गए। ये नजारा देखकर पंडित जी और बाकी सभी लोग बहुत डर गए। तभी मंदिर के अंदर से एक तेज रोशनी आई और दुर्गा माँ स्वयं प्रकट हुई और बोली, तुम लोगों ने भगवान का भी बंटवारा कर दिया। भगवान की नजर में सभी लोग एक समान हैं। मेरी ये भक्त तारा भी मेरे लिए वैसी ही है जैसे बाकी तुम सब। ये सुनते ही पुजारी और अन्य लोग डर गए और माता के आगे माफी मांगने लगे। तब माँ दुर्गा ने उनसे कहा, मेरी जो भी सच्चे मन और श्रद्धा से पूजा करेगा वही मेरा सच्चा भक्त है। तारा ने सच्चे मन से मेरे सारे व्रत रखे और उसने इतनी श्रद्धा से मेरी पूजा की और तुम सब लोगों ने उसे मंदिर में मेरे दर्शन करने के लिए आने तक नहीं दिया। इस बात के लिए मैं इस गांव को सजा दूंगी। नहीं माँ, आप इन लोगों को माफ कर दें। इनकी गलती की इन्हें कोई सजा ना दें और गांव वालों को किसी कष्ट में ना डालें। तभी माँ दुर्गा ने तारा से कहा, तारा, मैं तो सच्चे भक्तों के घर तक भी आ जाती हूँ। तुम्हें याद है दुर्गा अष्टमी के दिन मैं तुम्हारे घर आई थी और तुमने मुझे प्रसाद खिलाया था। सच्चे मन से बनाए प्रसाद को तो खाने के लिए भगवान धरती पर भी उतर आते हैं। यह सुनते ही तारा और निशा बहुत खुश होती हैं और माता से पूछती हैं, वो बूढ़ी अम्मा के रूप में आप ही हमारे घर आई थी? हाँ, उस दिन मैं ही तुम्हारे घर आई थी और याद है मैंने तुम्हें उपहार भी दिया था। अब जाकर तुम उस पोटली को खोलना। तारा माता के आगे माथा टेकती है और उन्हें गांव वालों और पुजारी को माफ करने के लिए कहती है। पुजारी और गांव के सभी लोग माँ दुर्गा के चरणों में गिर जाते हैं और उनसे माफी मांगने लगते हैं। इसके बाद तारा और निशा घर आ जाती हैं। घर आकर वह पोटली खोलती हैं तो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पोटली के अंदर कीमती हीरे जवाहरात और गहने थे। इसके बाद उन दोनों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। वह लोग अब अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगते हैं। इसी तरह माँ दुर्गा ने उन पर अपनी कृपा बनाई। वह उनके जीवन को बहुत ज्यादा खुशियों से भर दिया।